सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उनगुरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। भारत, नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की नाम नहाद सेकुलरिज्म का जो भी पोस्टमार्टम मैंने अपने गुज़िश्ता आज तक करियर में किए जाने वाले 300 साढ़े 300 प्रोग्राम्स में जो कुछ भी मैंने उनका पोस्टमार्टम फरमाया, उससे क़तः नज़र आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ जिस स्टोरी से करने वाला हूँ, उसके बाद फिर कौम यूथ से मुझे कवी उम्मीद है कि आज मुझे इंडिया का एजेंट और रॉ का परवरदा साबित कर दिया जाएगा। लेकिन सानू की दुश्मन, वो दुश्मन जिसको शायद सिर्फ मैं ही अपना दोस्त मानता हूँ, दुश्मन मानता हूँ, बाकी तो सब उसे कब का अपना दोस्त तसव्वुर किए बैठे। उस एक दुश्मन मुल्क नाम नहाद सेकुलर जमहूरिया नरेंद्र मोदी के देश भारत ने एक ऐसा अवाम दोस्त कदम उठाया है कि शायद हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली कोरोना के पेश नज़र भारतीय अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 30% कमी कर दी गई है और सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये कमी कोई 1-2 माह के लिए नहीं बल्कि पूरी 1 बरस की मुद्दत के लिए भारतीय पार्लियामेंट ने, भारतीय सदर ने मंजूर कर ली है। जबकि भारतीय पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी के देश के बिल्कुल बरक्स इस एक मुल्क में जिसका मैं बासी हूँ, जिस पर मुझे नाज है, जिस पर मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर मेरे बुज़ुर्गों की हड्डियाँ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दफन है और जहाँ मैं भी पैवंद खाक इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब कभी भी हुआ हो ज़रूर जाऊँगा। उस एक मुमलिकत में तब्दीली आ जाने के बावजूद ना ही हमारी पार्लियामेंट को, ना ही पार्लियामेंट के चैम्पियंस को, ना ही हमारे वज़राए मुमलिकत को, ना ही हमारे कोई और 30 मार खानों को कोई एक ख्याल है कि इस किस्म की कोई हरकत ही कर गुजरें। जब कभी मामला होता है तनख्वाहों में इजाफे का, बढ़ोतरी का, तो नून लीग हो या पीटीआई, पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात, सब मिल करके एक ही दस्तरखान पर वो कुछ करते हैं कि जिसका कोई इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। लेकिन जब बात हो अवामी मफाद की, उसमें कुछ करने की, तो फिर बड़े मामलात हो जाया करते हैं। जो चल रहा है चलने दो, फार्मूला लागू है, रहे नाम साईं का। अगली स्टोरी है सिंध सरकार की नाअहली मजीद बेनकाब हुई है। हालांकि ये खबर बहुत 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 ही ज़्यादा पुरानी है, लेकिन फिर भी इस पर ज़रूर तबसरा करना है। वज़ीर आला सिंध बावजूद तमाम तर दावों के दिहाड़ीदारों को बरतरफी से ना बचा सके। वो वज़ीर आला सिंध, वो सिंध सरकार जो लॉकडाउन पर मुसिर है और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध, उनके बहनोई का कोरोना की वबा से इंतकाल हो गया है। परवरदिगार आलम उनकी मग़फ़िरत फरमाए और तमाम पसमानदगान को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमाए। इस एक इत्तिला से क़तः नज़र बात की लेते हैं हम सिंध सरकार की। वो जो बातें की गई थी, वो जो दावे बुलंद किए गए थे कि किसी को बरतरफ नहीं होने दिया जाएगा, हुकूमत आवाम को घरों पर राशन पहुंचाएगी। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, ऐसा कोई खुशगवार सानिया कम अज़ कम इस एक ख़ित्ते में, इस एक सरज़मीन पर, इस एक सूबे में जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो वालों की हुकूमत है, ऐसा कोई भी वाक़या देखने में नहीं आया। एक इत्तला जब कल लीक हुई कि सैकड़ों मुलाजमीन को एक कंपनी के कोरंगी के इलाके में निकाल दिया गया, उसके बाद फिर दिखावा ड्रामा सब शुरू कर दिया गया। एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को ख़त लिख करके अपनी जिम्मेदारी सेक्रेटरी लेबर सिंध रशीद सोलंगी ने पूरी कर दी है। उन्होंने बता दिया कि ये बरतरफियाँ जो हैं वो खिलाफ कानून हैं। हालांकि ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। इसे ख़त में बताया गया है कि बहाली और तनख्वाहों की अदायगी के लिए मुरव्वजा तरीक़ाकार पर अमल दरामद की ज़रूरत है कि जैसे ये बताने ही के मुंतज़िर हैं वो फैक्ट्री मालकान जिन्होंने किसी न किसी वजह के सबब इन तमाम गरीबों के पेट पर लात मारने को मुक़द्दम ख्याल किया। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने वाशिगाफ अल्फाज में बता दिया है कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है।
उन्होंने बताया कि वो अहम फैसलों के शरीक हैं। इस बात पर तो सबको यकीन है। रह गई बात ख़तरे वाली, आम आदमी जितने ख़तरे में है मेरा ख्याल है उसका अंदाज़ा शायद इस हुकूमत को नहीं है। फरमा रहे हैं कि असम्बली तहलील करने की कोई समरी मौसूल नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हुकूमत अपाहज नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी वक्त से जब से ये खबर सुनी है मेरा दिल बाग बाग है, लेकिन सवालात भी जन्म ले रहे हैं, तो करते क्यों नहीं? जब अपाहज भी नहीं हैं, कर भी बहुत कुछ सकते हैं, तो फिर कुछ कर ही डालिए हुजूर। कहते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर मजीद हकायक आश्कार होंगे, उसके बाद क्या होगा ये बताने की जहमत कोई नहीं कर रहा। मैं 3 दिन से सवालात उठा रहा हूँ, लेकिन मजाल है कि जो चौरंगी घुमाए बगैर कोई डायरेक्ट आंसर मिल जाए। फरमाते हैं कि पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए माहौल नामुनासिब है। गुज़िश्ता अदवार में जब माहौल नामुनासिब बनाया जाता रहा, एन उसे एक दौर में कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब पेडिस्टल पे खड़े होकर के बार बार कहते थे, कभी मुझे याद नहीं, कभी कहते थे ख़त लिख दूंगा, कभी कोई दूसरी बात कर देते थे, कभी कहते थे कि वो जायदाद जो है वो फलाने की मिल्कियत है। उस एक दौर में कि जब अवामुन्नास का कचूमर निकला ही चाहता था, या शायद निकल ही चुका था, उस एक दौर की बात कर रहा हूँ। सिंध में बहरान दर बहरान, प्राइवेट स्कूल माफिया मनमानी पर उतर आई। सिंध हुकूमत ने एक अहसन फैसला किया, उस फैसले पर अमल दरामद की नौबत अभी तक नहीं आई। सईद गनी साहब सूबाई वज़ीर तालीम बहरहाल डट के खड़े हो गए, अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की को जो है वो इस एक फ़ैसले पर जिसमें फ़ीसों की कमी का फ़ैसला किया गया है, 20% रिडक्शन का ये जो फ़ैसला किया गया, इस पर अमल दरामद को मनवन यकीनी बनाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो खड़ी हो गई, उसने कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे, हम इस इक़दाम को चैलेंज करेंगे, फलाना ठिकाना। सईद गनी साहब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करे कि वो ऐसा कुछ कर ही डालें। उन्होंने कहा कि न सिर्फ FIRs दर्ज होंगी बल्कि गिरफ्तारियां भी फरमाएंगे। स्कूल माफिया ने अदालत जाने का ऐलान किया है। ये बताते हुए कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ कि कुछ एक स्कूलों ने बाकायदा फ़ी वाउचर्स दे दिए थे, इस एक ऐलान के बाद उन्होंने वालिदैन से दोबारा फ़ी वाउचर्स वापस तलब कर लिए बगैर कोई वजह बताए। कुछ स्कूलों ने फ़ी वाउचर्स के लिए वालिदैन को मुतनब्बे कर दिया था कि आप अपने स्कूल से आकर के अपनी ब्रांचेस से वो कलेक्ट कर लीजिए। ताहम जैसे ही ये 20% रिडक्शन का जो है वो ऐलान सामने आया, कोई ना कोई लैतो लाल, कोई ना कोई बहानेबाजी कर दी गई ताकि कोई पकड़ ना हो सके। मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान से सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ ऑडियो वीपर पे मौजूद हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए मैं मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा के पास जाऊँगा। मैडम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र नूरुल आरिफीन। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम ये मुझे बताइए, भारतीय वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 30% कमी की है, और यहाँ मेरे मुल्क की जो एक ख़बर है वो मुझे बताती है कि वफाकी काबीना में रद्दबदल के बाद अब तादाद जो है वज़ीरों और मुशीरों की वो 47 हो गई है। मैडम ये दोनों ख़बरें एक दूसरे का बिल्कुल उलट, बिल्कुल मुतज़ाद नहीं है। जो ख़बर पाकिस्तान से जारी होनी चाहिए थी वो हिंदुस्तान से जारी हो रही है, क्या कहेंगी? नूरुल आरिफीन, देखें ये मेरे ख्याल में आजकल की ही बात है, क्योंकि हमारे पंजाब असम्बली में तो तमाम जो हमारे मेंबरान हैं उन्होंने पूरे अपने महीने की जो तनख्वाह है वो डोनेट ऑलरेडी वो कर चुके हैं। और इसी तरह से हालांकि और बल्कि अगर आप देखें तो आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, नेवी है, जी आर्म्ड फोर्सेस ने बिल्कुल किया, सियासतदानों को ख्याल नहीं है उनके मुकाबले नहीं, लेकिन उन्होंने या 2 दिन की या 3 दिन की या 4 दिन की अकॉर्डिंग टू ग्रेड की है। हम लोगों ने ग्रेड के मुताबिक नहीं किए, हमने पूरी तनख्वाह जो है वो डोनेट कर दी है, और उसके अलावा भी जो कोई हमारे पास जो वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं, कोशिश यही होती है कि वो इस्तेमाल किए जाएं। तो आपको मेरे ख्याल में शायद मुझे नहीं पता, वहाँ पे काबीना में भी आई एम श्योर ज़रूर लोगों ने डोनेट किया होगा। अब उसका ऐलान कब करेंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने पंजाब में तो सबने ये कर लिया है। एक महीने की सैलरी डोनेट करना और 1 साल तक अपनी तनख्वाहों में 30% कमी को बर्दाश्त किए रखना, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक तरफ से आपको 100 रुपए का नोट दिया जाए और दूसरी तरफ से 1 लाख रुपए की बात कर दी जाए। मैडम ये दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे के बस सरीहन खिलाफ हैं। 1 महीने की तनख्वाह डोनेट कर देने का मतलब फिर नहीं जी
देखिए नूरुल आरिफीन, फिर आपको चाहिए कि ये जो रूल है फिर ये सारे ब्यूरोक्रेट्स पे भी लगना चाहिए, आपके आर्म फोर्सेस पे भी लगना चाहिए, आपके बाकी इदारों पे भी लगना चाहिए। हुकूमत है मैडम, आपने इनिशिएट क्यों नहीं किया? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ। ये बाकी देखें, नहीं हुकूमत की बात नहीं है, बात ये है कि आपको टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाहें मिल रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स को भी टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाहें मिल रही हैं, सारों को भी टैक्स पेयर। तो अगर टैक्स पेयर का पैसा आपने जो है वो डोनेट करके बचाना है तो फिर वो रूल सारों के लिए होना चाहिए ना। आपको पता है हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो बात कह रही है वो आधा सच है, ये बात तो मैं भी जानता हूं कि जो कुछ होना चाहिए, लेकिन वो किया क्यों नहीं जा रहा, आप ये बताने पर तैयार नजर नहीं आती। मैं आपकी तरफ आता हूं मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। नहीं तो मैं आपको बता रही हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं जी महीने की तनख्वाह क्यों आपने किया है, आपको चाहिए था कि इंडिया की। अब इंडिया ने अगर किया है तो उन्होंने बाकी जो वहां पे हो रहा है, क्या वो भी एक आप मिसाल सामने रखेंगे किस तरीके से सड़कों पे वहां पे। मैं यही तो सबसे बड़ा एतराज है, यही सबसे बड़ा एतराज है कि वो एक सरजमीन जहां से हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, जहां हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, उस एक सरजमीन पर, उस एक सरजमीन शर और कुफ्र पर, वहां नरेंद्र मोदी जैसे कसाब के होते हुए एक इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया गया, और यहां मैं बैठा हुआ बातें कर रहा हूं। वो इतना बड़ा, और आप कह रही हैं कि ये कोई हैसियत ही नहीं रखती इस बात की। अटैक कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा कारनामा कर रहा है ना इंडिया। ये भी नरेंद्र मोदी की सरकार ही कारनामा कर रही है। मैडम नरेंद्र मोदी मेरी खाला का लड़का नहीं है, आपने मेरे ख्याल है उसके खिलाफ मेरे प्रोग्राम देखे नहीं है। आपको मेरे ख्याल है मेरे लहजे से उसके खिलाफ नफरत की बू नहीं आ रही। ये बताएं, आप डिफेंस पे चली गई हैं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अब आप मुझे हिंदुस्तान में उलझा करके बात को गोल करने के चक्कर में, थोड़ा सा वेट कीजिए मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम आपकी तरफ आऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए मैडम। अब आप मुझे हिंदुस्तान की लंतरानी में उलझा करके आप ये साबित करने की कोशिश करेंगी कि आप कितनी बड़ी इंडिया दुश्मन है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, हुजूर वाला, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर पहली मरतबा आप इस शो में शिरकत का रिस्क उठा रहे हैं, आपकी हिम्मत को दाद देते हुए जनाबे वाला, जनाबे मन, मैं आपसे भी यही सवाल रखना चाहूंगा। सर हमारी हुकूमतें, हमारे कायदीन, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब बरसर इख्तिदार थे, उस वक्त भी पाकिस्तान में एक वबा आई थी, एक हीट वेव की, अल्लाह माफ़ करे परवरदिगार कभी वो दिन दोबारा ना दिखाए पाकिस्तानी अवाम को। वो उसने हमारा सब्र आजमाया था, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए सरजमीन हिजाज का रुख उन्होंने इख्तियार किया था। सर वहाँ नवाफिल पढ़ती हुई उनकी एक तस्वीर आज भी जब मेरे जहन में आती है तो मेरा खून खौलने लगता है कि वो एक आदमी जिसको मसनद इक़्तिदार अल्लाह ताला ने तीसरी मरतबा अता की हो ताकि वो अपनी कौम को सर्व करे, और वो वहाँ अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने के बजाय मस्जिद नबवी में जा करके और नवाफिल की अदायगी कर रहा था। इस एक बात से यकसर क़ता नज़र कि इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कुरान करीम के अहकामात और हमारे खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगियाँ क्या बताती हैं। फिर यहाँ इंडिया से दोस्ती में सर नवाज शरीफ सरकार ने कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया। सर किन अल्फाज में आप अपनी जस्टिफिकेशन देना चाहेंगे? सर आपने सवाल मुझे मुख्तलिफ कर दिया, बहुत मेहरबानी सिद्दीकी साहब। मुझे इजाज़त दीजिए मैं आपको थोड़ी सी एक बात जो आपने सैलरीज़ के बारे में की है उसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना इनपुट दे दूँ और मैं इस बात का भी जवाब दूँगा। देखिए मैं समझता हूँ कि जिस तकलीफ़ और जिस परेशानी में इस वक्त पाकिस्तानी कौम है, इसमें कोई शक नहीं कि हर एक को बढ़ चढ़ कर अपनी जो काबिल कुछ कर सकते हैं वो कुर्बानी देनी चाहिए। सिर्फ अपना पॉलिटिशियन नहीं, हर जो तबका है, जो फ़िक्र के लोग हैं, उनको अपनी तरफ से कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे आप बात बिल्कुल इत्तेफाक है इस बात से, और मैं समझता हूँ कि अगर हम लेट हो गए हैं तो हम उसके माज़रत ख़्वाह हैं, हर बंदे को देना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमें कॉपी कैट नहीं होना चाहिए कि अभी चूँकि नरेंद्र मोदी ने ये बात की है तो उसके अप्रिशिएटिव होते हुए हम इस बात को शुरू करें। हमें इससे पहले करना चाहिए था और उससे ज़्यादा करना चाहिए था, और भी ज़्यादा करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सियासतदानों को भी, और आपकी इत्तला के लिए है कि सेनेट के अंदर हमने एक माह की, जैसे बताया हमारी कुलीग ने कि 1 माह की उन्होंने सैलरी हमने दे दी है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आई एग्री विद यू, हमें और भी देनी चाहिए और इंडिया से कहीं ज़्यादा देनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो आपने मियां साहब के बारे में बात की है, देखिए थोड़ा सा ताल्लुक़, क्योंकि मज़हब के बारे में हर आदमी की अपनी अपनी एक ऑप्शन है कि वो
किसी चीज़ की जो अप्रिसिएशन है, उसकी जो शुक्राना है, किस तरह अदा करते हैं। मियाँ साहब ट्रेडिशनली जब भी उनको कभी कोई कामयाबी हुई या कोई मुसीबत आई, कोई मुश्किल आई, तो उसकी गाइडेंस के लिए वो सऊदी अरब जाते हैं। उनका ये पहले बहुत दफ़ा उन्होंने ऐसा किया। तो इस पे तो मैं कोई बात नहीं करूँगा। बाकी रही दोस्ती की बात हिंदुस्तान से, तो ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान के लिए ही हमने 6 धमाके भी किए, वो मियाँ साहब नहीं किए। उस वक्त भी वो दोस्ती का इजहार कर सकते थे और 6 की बजाय उसको पास ऑन कर सकते थे, जबकि इतना प्रेशर भी था। लेकिन बात दोस्ती की नहीं, एक पॉलिसी की बात है उनकी, और बड़ी उनकी एक पॉलिसी ऐसी थी कि हम बिल्कुल लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। इसके को कुर्बानी देने के लिए ये नहीं कि हम कश्मीर की कुर्बानी दे के तो उसकी बेस के ऊपर दोस्ती करना चाहते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन हम उस वक्त के हालात के मुताबिक इस खित्ते में एक लड़ाका किस्म का मुल्क और एक फाइटर हर किस्म का। आजिज धामरा साहब से की तरफ से होता हुआ हूँ। आजिज धामरा साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी नूरुल आरफिन, मैं आपको सुन रहा हूँ। सर मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए, सबसे पहले तो आपसे इजहार अफसोस करता चलूँ हुजूर, अभी मुझे प्रोग्राम का इंट्रो देते हुए इत्तला मिली वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब की बहनोई की रहलत हो गई है। सर मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, बल्कि हमारे पूरे चैनल की तरफ से ताज़ियत कबूल फरमाइए सबसे पहले। दूसरी जानिब मैं आपसे एक सवाल जो पूछना चाह रहा था सर, बबांगे दोहल ऐलान किया था सिंध सरकार ने कि किसी को मुलाजमीन की बरतरफी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लोगों को राशन फराहम किया जाएगा। राशन की तकसीम का तरीक़ाकार अब तक वज़ा किया जा रहा है। रह गई भर्तियाँ, जो बरतरफियाँ हैं, उनका सिलसिला किसी तौर रुकने में नहीं आ रहा और सैकड़ों की तादाद में लोगों को मुलाजमतों से निकाल दिया गया। यहाँ इस एक शहर में जहाँ मैं बैठा हूँ सर, ये जगह सिंध सरकार की अमलदारी में नहीं आती या आपकी तरजीहात कुछ और हैं? हेलो जी सर, मैं सुन रहा हूँ। जी नूरुल आरफिन, आपकी आवाज़ मुझे कट के आ रही है, मगर पहले तो मैं आपने जिस अफसोस का इजहार किया है चीफ मिनिस्टर साहब के जो बहनोई अभी इंतकाल कर गए हैं, वो जाहिर है हमारे दोस्त भी थे और एक अच्छे अफसर थे सूबे के। दूसरी बात कि आपने जो सवाल किया कि देखें, सिंध गवर्नमेंट ने जब ये लॉकडाउन का ऐलान किया था तो पहले तो सूबे के तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हुए किया था और ये नोटिफिकेशन भी निकाला था। उन्होंने 3 एक चीजें अहम जो सिंध गवर्नमेंट ने की थी। नंबर 1 कि उन्होंने जो तनख्वाह अप्रैल महीने की, जो मार्च की थी, वो 23rd को हमने लॉकडाउन किया था और 25th को तमाम सैलरी ड्रा कर दी गई थी, एक तो सरकारी मुलाजमीन की और जो हमारे पेंशन होल्डर थे। उसके साथ साथ ये बिल्कुल नोटिफिकेशन निकला था कि तमाम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को एक तो नौकरियों से नहीं निकाला जाएगा और फिर उन्हें 1 महीने की तनख्वाह भी दी जाएगी। अब ये बात सामने बिल्कुल आई है, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, काफी जगह से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कहीं कहीं तो उनको बिल्कुल सैलरी दी जा रही है और उनको नौकरियों से नहीं निकाला गया, मगर कहीं कहीं ये शिकायत बिल्कुल अपनी जगह पर आ रही हैं। तो इस सारी सिचुएशन में हमें बहैसियत कौम काम करना चाहिए और तमाम वो फैक्ट्री मालकान को इस सिचुएशन में अपने उन कारकुनों को, जिनकी कारकुनों की वजह से वो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके पसीनों से वो फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो उनको इस सिचुएशन में जॉबलेस ना करें, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है कि आप वो एक तो जो डेली वेजर्स हैं उनकी जनाब इमन, बहुत ही एहतराम के साथ मैं आपकी बात को कता कलामी कर रहा हूँ सर, आप हुकूमत हैं, आप हुकूमत वक्त हैं, आपके हाथ में अनान इक़्तिदार है और अगर आप मिनतों तरलों पर आ जाएंगे तो फिर आपकी रिट के साथ जो फुटबॉल खेली जाएगी उसका अंदाजा कर सकते हैं आप? नहीं नूरुल आरफिन, मैं अगेन आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ इस बात पे कि मैंने कहा कि ये ऐसी हम जंगी सूरत हाल में काम कर रहे हैं जहाँ पर सूबाई हुकूमत को पहले तो सूबे के अवाम की जिंदगी और उनकी सेहत के बारे में दिन रात काम करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि उनकी जो राशन है उनको देखना पड़ रहा है और तीसरी बात कि सूबे ने एक फैसला किया है, तो मैंने कहा कि बहैसियत कौम आपको, मुझे, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने हिस्से का काम करना चाहिए। अगर कहीं पे हुकूमत के इस नोटिफिकेशन की वायलेशन हुई है तो मैं आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूं कि सईद गनी साहब जो एक लेबर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल परसों भी ये बात की थी कि उन पे एक हम नोटिस ले रहे हैं इस बात का
कि अगर सूबे की रिट को चैलेंज किया गया है और चीफ मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत की इस रिट को चैलेंज किया गया है, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। उन इदारों को जो सूबाई हुकूमत के इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट अपने वर्कर्स को निकाल रहे हैं। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा के पास जाना चाहूँगा। मैडम, 3 मुख्तलिफ आर्टिकल्स 3 मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के मेरे सामने मौजूद हैं। एक हामिद मीर साहब हैं, अपने आर्टिकल अब वो किसी काम का नहीं रहा में लिखते हैं, सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस वजीउद्दीन अहमद को इतना ख्वार किया गया कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ गए। 2017 में जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वजीउद्दीन अहमद को तो सच्चा साबित कर दिया, लेकिन इमरान खान ने जहांगीर तरीन को गले लगाए रखा। वाजिद ज़िया रिपोर्ट वही कह रही है जो वजीउद्दीन अहमद कल कह रहे थे। आज दावा किया जा रहा है कि इमरान खान ने वो कुछ कर दिखाया जो माजी में किसी हुक्मरान ने नहीं किया। सवाल यह है कि जब जहांगीर तरीन के बारे में यही कुछ वजीउद्दीन अहमद ने कहा था तो आपने कार्रवाई क्यों ना की? क्या जहांगीर तरीन को जितना इस्तेमाल करना था कर लिया? क्या अब वो किसी काम का नहीं रहा? तकबीर मुसलसल खुर्शीद नदीम साहब अपने आर्टिकल जहांगीर और जंजीर अदल में लिखते हैं, जहांगीर तरीन ने खान साहब को बावर कराया कि इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए उसूल ज़ाब्ते नहीं, ज़मीनी हक़ाइक़ अहम होते हैं। उनकी बात मान ली गई, फिर इलेक्टेबल्स का बाजार लगा और तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी ख़रीदार बनकर उभरी। मंडी के असल व्यापारी ने भी सरपरस्ती की और यूं इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए। इससे यह भी साबित हो गया कि 2014 के धरने की कोई अखलाकी बुनियाद न थी। खान साहब का यही मोहसिन आज ज़ेर अताब है। कल इमरान खान को, उनकी सियासत को जहांगीर तरीन के पैसे की ज़रूरत थी तो उनका पैसा इस्तेमाल हुआ। आज खान साहब की अखलाकी साख के लिए जहांगीर तरीन की साख की ज़रूरत पड़ गई तो उनकी साख खान साहब की सियासत का ईंधन बन गई। और लास्ट नेल इन द कॉफिन जावेद चौधरी साहब 0 पॉइंट आर्टिकल में ये तीनों आज ही के हैं। लिखते हैं कि क्या इमरान खान चीनी माफिया पर हाथ डाल सकेंगे? नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अगर हाथ डाला तो ये हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत ये रिपोर्ट भी जारी नहीं करना चाहती थी। रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस में पड़ी थी। वज़ीर आज़म के एक मुशीर ने यह कॉपी निकालकर 2 जय्यद सहाफ़ियों को दे दी। रिपोर्ट मीडिया में ब्रेक हो गई और यूं हुकूमत इसे मजबूरन ऑन करने लगी। लिहाजा मुझे यूं महसूस होता है कि ये इशू जल्द या बदेर कोरोना की खबरों में दब जाएगा। शुगर माफिया जानती है कि कोरोना के मरीजों की तादाद इल्ला माज़ल्ला लाख तक पहुंचने की देर है और आटा हो या चीनी, सारे बहरानों की रिपोर्टें गायब हो जाएंगी। कुछ फरमाइएगा मैडम। नूरुल आरिफीन, ये तीनों आपने जो जर्नलिस्ट का नाम लिया है, इनकी अपनी आरा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये इमरान खान को सही तरीके से नहीं जान पाए हैं। वो शख्स है जो 23 साल से जद्दोजहद करके प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे इसलिए नहीं बैठा कि उसने कोई अपने फैक्ट्रियां बनानी हैं या अपने बैंक बैलेंस बनाने हैं। उसकी सिर्फ वफादारी पाकिस्तान की कौम के साथ है। अगर कोई इमरान खान के साथ आके खड़ा हुआ है, मैं धरने की आपको मिसाल देती हूँ, तो वो उस नज़रिए की वजह से खड़ा हुआ है जिस नज़रिए की वजह से लोगों ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया है इस मुल्क का। जो शख्स अगर कोई अमीर है जिस तरह जहांगीर तरीन है या कोई और हो गया या कोई पार्टी का वर्कर है, उन दोनों की कुर्बानियां हैं, हम सारों की कुर्बानियां हैं। एक मैं आपको केपी में बताऊं कि हमारे जो ग्रास रूट के वर्कर्स हैं, अपनी साइकिलें बेच के, अपनी घड़ियां बेच के, अपने चूल्हे बंद करके आए थे और धरने में शामिल हुए थे। उनकी कुर्बानियां और ये जो बहुत मालदार लोग हैं उनकी कुर्बानियां, मैं तो कहूंगी छोटे लोगों की कुर्बानियां ज्यादा हैं। उनका खून पसीना ज्यादा है। तो कोशिश अच्छी थी मैडम, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। थोड़ा तवक्को, मैं ब्रेक से वापस आता हूं, उसके बाद कोशिश करते हैं कि आपको इन तीनों सवालों को इख्तिसार के साथ दोबारा सुनाऊं और उसके बाद फिर अगर आपसे कोई जवाब बन पड़ता है तो वो ले लूं।
वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, अगर आप इख्तिसार के साथ मुझे जहांगीर तरीन साहब की मामले का जवाब दें। जावेद चौधरी, उनकी राय अपनी अलग है, ठीक है, लेकिन तीन बड़े वैलिड पॉइंट्स आपके सामने मैंने बहुत मुफस्सिल अंदाज में पेश किए और आपने मुझे साइकिल और उसमें होने वाले पंचर में उलझा करके और बात इधर उधर कर दी। इंतहाई इख्तिसार के साथ अगर आप मुझे बताएं तो फिर मैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ जाऊँ और उनसे कुछ गुफ्तगू करूँ। नूरुल आरिफीन, जब चीनी और गंदम का जो बहरान पैदा हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर बहुत शदीद उनको तकलीफ हुई थी। उन्होंने कहा था ये मसनूई बहरान है और उन्होंने इसकी इंक्वायरी जो थी वो शुरू करवाई थी और उसमें वाजिद ज़िया जो FIA के हमारे डायरेक्टर चीफ हैं उनको ये जिम्मेदारी सी गई। इसमें बाकी आपके तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसमें IS है, IB है, ये सारे नुमाइंदगान इनके शामिल थे। जब वो रिपोर्ट आई है तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने उसको छुपाना होता और वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। आज तक पाकिस्तान में कभी किसी किस्म की कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, चाहे वो हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट हो या एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट हो। ये इतने पीछे सब्सिडीज और पता नहीं क्या कुछ मिला, कभी आज तक कोई रिपोर्ट आई। 140 तक भी चीनी की कीमत गई हुई है। आज तक कोई आपने पुरानी हुकूमतों में देखा कि किसी ने रिपोर्ट आके पब्लिक की हुई? तो अब अगर प्राइम मिनिस्टर ने कर ही दी है पब्लिक, अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो जहांगीर भाई, अगर जहांगीर तरीन जो है वो अपना नाम क्लियर कर ले, फोरेंसिक रिपोर्ट आने दें, अगर उनका नाम बीच में क्लियर हो जाएगा तो वो उनके लिए मामला ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कोई फर्क नहीं है जहांगीर तरीन में या किसी और बंदे में। मैडम, आपको वो जो है टोटली बिलीव करते हैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी में और वो आपके सामने है। अगर आपने कोई कंस्पिरेसी थ्योरी देनी है तो ये आपका अपना जाती मामला है। काउंटर करने के लिए 1 लाख एक जवाब मेरे पास है, लेकिन जाइए आप भी क्या याद करेंगी, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, हुजूर वाला आज ऑफिस आने के लिए तैयार हो रहा था तो नज़र पड़ी टेलीविज़न स्क्रीन पर, मेरे ख्याल है सुबह या दोपहर की वो खबर है, फयाजुल हसन चौहान साहब तड़ी लगा रहे थे नून लीग के किसी रहनुमा, मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह को, कि वो नैब के लिए तैयार रहें। सर, दूसरी खबर मेरे पास मौजूद है, वो बता रही है कि कर्जा कमीशन रिपोर्ट तैयार, 450 अरब रुपए 200 निजी अकाउंट्स में मुंतकिल होने का इंकशाफ। PPP नून लीग के दौर में वज़रा, सियासतदानों, अफसरान, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के अकाउंट्स में मशकूक अंदाज में पैसा मुंतकिल हुआ। गोया फांसी का फंदा तैयार है, अब सिर्फ तदफीन की जो है वो जिम्मेदारियां अदा करनी रह गई हैं। क्या फरमाएंगे सर? सर, यही एक बदकिस्मती है कि ये मौजूदा हुकूमत है, ये बदकिस्मती से चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ भी ठीक नहीं कर पा रही कि इस वक्त हालात क्या हैं, इस वक्त मुल्क और कौम को किस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। और बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं वाज़ेह तौर पे कि एक कौम बन के हमने इस बीमारी से, कोरोना वायरस से लड़ना है। मुझे नहीं समझ आ रही कि कौम बनाने की उन्होंने कौन सी कोशिश की है। अगर वो PTI के टाइगर्स को सिर्फ कौम समझते हैं तो ये एक अलग बात है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सनाउल्लाह साहब का जो केस है, अगर थोड़ा सा कोई बोले तो उसको, हम तो शुरू से कहते हैं कि नैब जो है ये ऐसा लगता है कभी कभी गवर्नमेंट का ज़ैली अदारा है, ये इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है। और ये उनसे मिल के आप देखें कोई है फैज़ल हसन चौहान साहब का कोई रैंक, कोई उनकी अपॉइंटमेंट ये कहने की और ये अंदिया देने की कि नैब की जो है वो, लेकिन सर फयाजुल हसन चौहान से कतई नजर ये जो खबर मैंने आपके सामने गोश गुजार की, PPP और नून लीग के दौर में ये जो रकम की बंदर बांट हुई है 450 अरब रुपए, छोटी रकम तो नहीं है। अगर तो ऐसा कुछ हुआ है तो फिर ये ऑब्जेक्शनेबल तो है, फिर इस पर कोई गिरफ्त तो होनी चाहिए। बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है सर। देखिए ना, अगर कोई ऐसी बात हुई है, अब देखिए अभी तक तो जितने इल्ज़ाम लगे साबित नहीं हुए, ये भी वन ऑफ दोज थिंग्स है। अभी चूँकि जहांगीर तरीन साहब की बात हो गई और PTI ने भी अपने जो तवज्जो हटाने के लिए एक नया शोशा छोड़ दिया होगा। बहरहाल अगर ये है तो इसको भी कैफरे करदार तक पहुँचना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कोई बात इनकी सही सच नहीं साबित नहीं हुई। इल्ज़ाम लगा के नैब को एक्टिवेट करके, बंदों को अंदर करके, और उनका जो आप इनको मीडिया के ऊपर आप करते हैं, उनको डैमेज करते हैं उनकी रेपुटेशन को, ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन लोग जो हैं तंग आ चुके हैं, लोग इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि देखें कि इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और उस चीज़ के लिए कोशिश करें
कौम को इकट्ठा करें। ये काम करते रहें, ये इदारों का काम है, वो करते रहेंगे। इसमें गवर्नमेंट को इतनी इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इदारों का काम है, FIA का काम है। अगर नैब का भी काम है तो नैब करती रहे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, हम उनको स्टॉप नहीं करना चाहते। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त जो सख्त तकलीफ़ में है कौम, उनको बताएं कि अब आज प्राइम मिनिस्टर ने यह कह दिया कि अप्रैल के एंड में बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। अब ये क्या है कि लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, ये अवाम ये सुनना चाहती हैं कि उस मुश्किल वक्त के लिए आपने क्या तैयारी की है, आपने हमने क्या करना है, आपने क्या करना है। राइट सर, इस दुनिया में आप सब लोगों को आपने कमरों में आजिज धामरा साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? आजिज धामरा साहब? जी मैं आपको सुन रहा हूँ। जनाब इमन सर, आपके लिए दूसरा सवाल पेश खिदमत है कि सिंध में प्राइवेट स्कूल माफिया भी जो है वो अब हुकूमती रेट के साथ फुटबॉल खेलने के मूड में है। फ़ीसों में कमी के लिए वो जो 20% रियायत का हुक्मनामा जारी हुआ था उसको यकसर मुस्तरद करते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने फरमाया है कि जी हुकूमत हमें तालाबंदी पर मजबूर कर रही है। सईद गनी कहते हैं कि हम इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे, चाहे FIR काटनी पड़े, गिरफ्तारियां करनी पड़े। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कह रही है हम अदालत में जाएंगे। सईद गनी साहब ने कहा शौक़ पूरा कीजिए। सर, एंड रिजल्ट इस एक टसल का क्या देखते हैं आप? हुकूमती रिट की बहाली यहाँ कम अज़ कम इस एक केस में हो पाएगी या यहाँ भी फिर वही कौमी मफाद का खेल खेला जाएगा? देखिए नूरुल आरिफीन साहब, मैं बड़ी आजिज़ी के साथ ये इस बात को दोहराऊंगा कि जहाँ तक हुकूमती रिट का मामला है तो हुकूमत अपनी रिट को जरूर पूरी करेगी। और इस सिचुएशन में जब सूबाई गवर्नमेंट ने कोरोना को मद्देनजर रखते हुए एक लंबी छुट्टियों का ऐलान कर दिया था तो उस पर अपनी रिट को जरूर हम बहाल रखेंगे। मगर जो आखिरी आपने अभी अल्फाज इस्तेमाल किए और जिस बात की तरफ इशारा किया वो है कि वो अदालत में जाएंगे। और सिंध में ऐसे बहुत सारे मामला हैं, यहाँ पर तो कोई 11 ग्रेड के आप TMA में भी किसी को आप ट्रांसफर कर दें तो अगले दिन ऑनरेबल अदालत में जाते हैं और स्टे लेके आ जाते हैं। अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के भी इश्यूज होते हैं सूबाई गवर्नमेंट के साथ। तो अब वो अदालत में जाएंगे, वो तो बात का मामला है कि अदालत उस पर क्या फैसला करती है। मगर सूबाई गवर्नमेंट अपनी रिट को जरूर कायम करेगी और उनको इस फैसले पे अमल दरामद करने पे मजबूर करेगी। लेट्स होप फॉर इट सर, लेट्स होप फॉर इट। मैडम उज़मा कारदार साहिबा, मैम ये मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है। फरमा रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र इस वक्त कोरोना का इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अप्रैल के आखिर तक कोरोना का बहुत दबाव होगा। 14 अप्रैल के बाद हमने देखना है कि लॉकडाउन को कैसे ख़त्म किया जाए। हम देखेंगे कि कौन कौन से शोबे मरहलावार हमने खोलने हैं। मैडम, लॉकडाउन आपने तो ऐलान करते किया। सूबे 18वीं तरमीम का फ़ायदा उठा करके पहले ही अपनी जान छुड़ा गए। उसके बाद फिर आपने एक खानापुरी की, फिर एक लॉकडाउन करें ना करें, कर्फ्यू लगाएं ना लगाएं। कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या फ़र्क है वो तो पूरी एक तारीख़ है। ये मुझे बताइए, लॉकडाउन को ख़त्म करने का ऐलान करना, ये 14 अप्रैल बहुत प्रीमेच्योर नहीं है? मतलब अभी तक जो कोरोना के मामलात हैं, अभी ये इतनी बड़ी बात हो गई वज़ीर आला सिंध के बहनोई के इंतकाल और वो भी बावजूद कोरोना के, इस एक मामलात में मतलब ये 14 अप्रैल की अभी से अगर इंदिया दिया जा रहा है कि हम सोचेंगे करें या ना करें, 14 अप्रैल तक फिज़िकली तो लगता नहीं है प्रैक्टिकली कि ऐसा कुछ हो पाएगा। आपको क्या लग रहा है? नूरुल आरिफीन, मैं आपको वाज़ेह करती जाऊं कि हम इस वक्त WHO की जो एडवाइज़री है उसको हम पूरे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। हिकमत से चीज़ें जो है आगे बढ़ाई जा रही हैं। 3 फ्रंट्स पे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत जो है वो लड़ रहे हैं। एक कोरोना वायरस का फ्रंट है, एक हमारी मईशत का फ्रंट है और एक भूख का फ्रंट है। और इन तीनों को बैलेंस करके हम आगे जा रहे हैं। इस वक्त आपके पाकिस्तान का सबसे जो ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड एक रिलीफ मूवमेंट है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में है। आपकी नेशनल कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है उसमें 4 सूबे जो हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स शामिल हैं, आपकी फोर्सेस शामिल हैं और वो डेली मॉनिटरिंग हो रही है, डाटा शेयर हो रहा है, चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, रिसोर्सेज जो है वो दिए जा रहे हैं, इक्विपमेंट दी जा रही है। मेरे ख्याल में इतना बड़ा रिलीफ पैकेज भी कभी पाकिस्तान में पहले नहीं मिला गया।
अब मैं थोड़ी सी एक बात धामरा साहब की देखें, हमें कहा गया था जी सिंध हुकूमत आगे है, हमेशा आप पीछे, लेकिन देखें अब पंजाब हुकूमत जो है इस वक्त आगे है, क्योंकि कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस जो है पहले पंजाब हुकूमत ले आई थी और आज अब सिंध वो करने जा रही है। देखिए मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ये ऑर्डिनेंस जो है ये आजिज धामरा साहब सर आपको इस पर रिस्पॉन्ड करने का बिल्कुल मौका मिलेगा, मगर एक ब्रेक के बाद अल्लाह ताला ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर कुछ और मौजूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आखिरी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। मैडम उज़्मा कारदार 30 सेकंड्स आपके पास हैं। आप फ़यूज़ बरक़ात बल्कि मसाइल बता रही थी वसीम अकरम प्लस साहब के, आप बता रही थी कि वो कितने स्पीडी हैं, आप बता रही थी कि वो कितने विजनरी हैं, दुनिया उनकी मुतक़िद है, ये बस हम ही लोग हैं कि जिनकी अक़ल में वो समा नहीं पा रहे। कुछ फरमाइएगा मैडम, 30 सेकंड्स। जी आप देखें कि जिस तरीके से हर डिवीज़न में एक फील्ड हॉस्पिटल जो है वो तैयार हो चुका है और किस तरीके से हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है हम 200 से शुरू हुए थे, हम 3000 पे आ गए हैं और अगले हफ्ते इंशाल्लाह 5000 पे चले जाएंगे। और आप देखें कि किस तरीके से जो गंदम है अब ख़ुद वो राजनपुर गए हैं और ख़ुद उन्होंने जो कटाई शुरू हुई है उसके अपने बिल्कुल अंडर मॉनिटरिंग वो उन्होंने शुरू की है। वो डेली बेसिस पे उनकी लैब्स की आप देखें 8 लैब टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ किस तरह से बढ़ाई जा रही हैं, किस तरह से क्वारंटीन्स को मॉनिटर किया जा रहा है। अब 1,70,000 फैमिलीज हैं जिनको राशन जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से 200 ट्रक भी निकाले गए और दूसरे जो ये 12,000 है। यहीं रुक जाइएगा मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। ये बात अगर आप ना करती तो फिर मुझे बोलने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। एक ज़मीनी सवाल है, उसको सुनती जाइए, मैं आपसे जवाब भी लूंगा। आजिज धामरा साहब आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा, इसके बाद मैं आप ही को मौका देने वाला हूं जो आपने रिस्पॉन्ड करना था उज़्मा कारदार साहिबा को। मैडम कल मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र उतारी थी, मैं नॉर्मल था, सवाल सुन रहे थे वो, मैंने सवाल उनको थ्रो किया। जैसे ही उन्होंने मुझे ये एहसान जताया कि पूरे सूबे सिंध में 1 लाख अफराद को उन्होंने राशन देने का तकल्लुफ़ किया है, उस वक्त मैं भड़का। मैं अभी भी बहुत नॉर्मल था, लेकिन आपने मुझे 1.5 लाख या 2.25 लाख कह करके तपा दिया। ये मुझे बताइए, पंजाब की टोटल आबादी का इल्म है आपको? 1.5 लाख अफराद या 2.25 लाख अफराद को राशन दे करके 200 ट्रक आपने निकाल दिए, तो गोया आपने हातिम ताई की कब्र पर लात रसीद फरमा दी। आप बात करती हैं, जब आपसे पूछा जाता है आप पिछली हुकूमतों को ब्लेम गेम करके और फिर आप कोशिश कर रही हूं। मैडम उस्मान बुज़दार साहब की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो मुझे आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जिस वक्त ये कोरोना का आउटब्रेक हुआ था, उस्मान बुज़दार ने मां सिवाय मुराद अली शाह साहब की नकल के कुछ नहीं किया। हर वो काम, हर वो अनाउंसमेंट जो मुराद अली शाह ने यहाँ पे की, उसको फॉलो किया उन्होंने। अब आप देखें ना कि हमारी जो प्लानिंग थी उसकी वजह से कितने सिस्टमैटिकली हर चीज हो रही है। हर चीज या PDMA के अंडर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, तमाम मखैर हजरात जो हैं वो अंडर वन रूफ जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सबको पता है किसने किस एरिया में जाके राशन देना है, डुप्लीकेशन ना हो, छीना झपटी ना हो। मैडम क्लास के मॉनिटर और हुकूमत में फर्क समझती हैं आप? कुछ लोग वैसे ना, क्लास के मॉनिटर और हुकूमत में बुनियादी फर्क समझती हैं आप? क्लास टीचर क्लास में नहीं होता तो मॉनिटर उसकी जगह खड़ा होकर के, ए तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम हाथ ऊपर कर लो, तुम कान पकड़ लो, क्योंकि वो बेदांत का शेर होता है, उसके पास होता कुछ भी नहीं है, तक नहीं कर सकता वो। और आप हुकूमतों को ये काम बता रही हैं कि आपने फला एरिया में जाकर के राशन बांटना है। कोई खुदा का खौफ होता है मैडम? ये हुकूमतों के काम होते हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैंने आपकी बात सुनी। आजिज धामरा साहब काइंडली आप रिस्पॉन्ड करें, उसके बाद फिर मैं नून लीग के पास जाऊं। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा में आपकी तरफ आता हूं, काइंडली करनी है मैडम, मैं काइंडली आपकी तरफ आता हूं। आप कुछ नहीं कर सकते मैडम, ब्रेक पर पांव रखिएगा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। प्लानिंग के मुताबिक जा रहे हैं, आप थोड़ा सा सोचिए प्लान करने के लिए। मैं आजिज धामरा साहब से निपट लूं। जी आजिज धामरा साहब। देखिए नूरुल आरफिन साहब, मैं कतन भी कोरोना के इस इशू पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता था। कल भी मेरे चेयरमैन ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि मैं इस पे तनकीद नहीं करूंगा।
शुरू में उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे हेल्थ मिनिस्टर हैं, मगर पीटीआई को पॉइंट स्कोरिंग का एक मर्ज में मुब्तला है वो, कि जब तक वो अपने मुखालफिन पे या मुखालिफ सूबे पे कोट करके तनकीद नहीं करेंगे, इनको मजा नहीं आएगा। अब बात सुनिएगा, ये जो 12,000 रुपए की इमदाद की बात कर रही है मेरी बहन साहिबा, 12,000 वो बेसिकली ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसको एहसास प्रोग्राम के नाम पे ये 3 महीने की साबका किस्त जो है वो दे रहे हैं, और कोरोना को वायलेशन कर रहे हैं। ये क्राउड की सूरत में ये काम पहले भी सूबाई गवर्नमेंट करना चाह रही थी, मगर हमने वो राशन को इसलिए ब्रेक किया कि हम इजी पे। देखिए मैडम मेरी बात सुने, मैडम मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखिए इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। ये पीटीआई का वतीरा है, ये पीटीआई का वतीरा है। मैडम उस्मा मैं आपकी तरफ आऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैंने आपकी बात सुनी है मैडम, मैं आपकी तरफ आऊंगा, वेट कीजिए। समझेगी कि आप झूठ पे झूठ बोल रही है, वरना कौन समझेगी कि पीटीआई झूठ बोल रही है। मैडम इसलिए मेरी बात को कंप्लीट मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए प्लीज, प्लीज कोऑपरेट कीजिए मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। और दूसरी बात, आपने जो कौम को बेवकूफ बनाया ना, वो एसएमएस पे 15 रुपए जो आप पैसे ले रहे हैं, उससे आप करोड़ों रुपए कमाए हैं। अभी फैसलाबाद की न्यूज चल रही है कि आपके सेंटर से पहले ही दिन में 5 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं। तो कौम को आप एक ही जगह पे इकट्ठा करके 12,000 रुपए में 500 रुपए पे पूरे सूबे सिंध में किस्त काटी गई, उनके पैसे रिश्वत काटी गई है। आप सबको जमा करा के आप कोरोना में मुब्तला करना चाहते हैं, इसलिए आप कोरोना पे सीरियस नहीं है। आप सिर्फ भाषण देके अपनी पार्टी का काम करना चाहती हैं। आप टाइगर के नाम पे करोड़ों रुपए की शर्ट बनवा के इस कौम को टीका लगाना चाहती हैं, इसलिए पीटीआई सियासत कर रही है। अफसोस के आज इस मुल्क को ऐसे हुक्मरानों का सामना है जिनको ये तक मालूम नहीं कि लॉकडाउन क्या है, जिनको ये मालूम नहीं कि कर्फ्यू क्या है। आप तो फॉलोवर है सिंध के, आप तो फॉलोवर है सिंध के, मगर मैं अगेन पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, मगर आप जवाब दें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे आप एसएमएस के थ्रू क्यों नहीं देना चाह रहे? आप एसएमएस के थ्रू क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कौम को एक जगह का शो नहीं करना चाह रहे, मैं करता हूं। मुब्तला कर रही है। हमने तो एसएमएस भी फ्री कर दिया है। एसएमएस फ्री नहीं है। आप तो लोगों को एक जगह इकट्ठा करके कोरोना में मुब्तला कर रहे हैं। दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन। अच्छा मैडम, जब्त का दामन अगर मेरे हाथ से छूट गया तो फिर बड़े मामलात है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैं जरा नून लीग की तरफ से आ जाऊं, कोशिश कीजिएगा कि आप इनकी बात को तहम्मुल से सुने। 3 मिनट है, वरना ये पहली दफा है, मैं इनकी नाराजगी तो अफोर्ड कर लूंगा। जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। सर ये मुझे बताइए, शाहीन खालिद भट्ट साहब हुजूर वाला, कोरोना में जितनी जुबानी जमा खर्च जो कर रहा है, बहरहाल अल्लाह ही उससे पूछेगा, पाकिस्तानी अवाम का तो जहाँ तक है उसने सिर्फ ठप्पा ही लगाना होता है। सर शहबाज शरीफ साहब को भी हमने बुलाया था कोरोना को फतह करने के लिए। सर उनकी मसरूफियात आजकल क्या है, अगर आप कुछ बताएं। सर मैं उनकी मसरूफियात ये है कि वो आए तो इस प्रोग्राम से थे कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर एक कौम बनकर हम एक कुछ टाइम के लिए हम ये भूल जाएं कि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और प्राइम मिनिस्टर जो है पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमने सोचा था कि इकट्ठे मिलके इस वबा को फाइट आउट करेंगे, लेकिन आपने रवैया देख लिया। मैं उसमें उसका जिक्र नहीं करना चाहता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने किस तरीके से उस मीटिंग में उठ के चले गए और किस तरीके से अभी तक वो समझते हैं कि जो मेरे टाइगर्स हैं सिर्फ वो ये जंग लड़ेंगे, और उन्होंने वेलकम नहीं किया। वेलकम तो दूर की बात है, उनको एंटरटेन भी नहीं किया। तो बहरहाल जो मियाँ शहबाज साहब हैं उनको पता है कि उनकी अपनी इंफरादी भी और उनकी पार्टी की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, और हम एज अ मुस्लिम लीग नून हमने फंड्स कलेक्ट किए हैं काफ़ी, और हम जो है आपने देखा होगा कि हम जो बता दें उसकी क्या आपने जमा जी मैं तफसील बता रहा हूँ आपको, आपसे मुझे बात करने नहीं बताऊँगा आपको। आपकी जो तफसील है ना, वैसे अब मैं बात नहीं करना चाह रहा था, आपकी तफसील सिर्फ पेपर्स में है। मैं लाहौर में रहता हूँ, किसी एक बंदे को कुछ नहीं मिला, किसी एक बंदे को कुछ नहीं मिला। नहीं मोहतरमा, आप बता दें ये हो गया, ट्रक निकल गए, आप ऐसी तकरीर करती हैं, आप ऐसी तकरीर करती हैं, एक काम नहीं किया, एक काम नहीं किया, किसी एक गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला। क्रिटिसाइज नहीं कर रहे आप, ऐसी एक तो आप बात नहीं करेंगे। झूठ पे झूठ बोलना, पॉइंट स्कोरिंग करना, आप सुन तो नहीं, आप सुन, खुदा को मानो, खुदा को मानो, 100% झूठ, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर आपके मीटिंग में बैठते हैं, वो समझते हैं कि जो उन्होंने ऐलान कर दिया वो हो गया, होता नहीं है, कुछ नहीं हुआ।
आप जाके पूछिए किसी झूठ बंदे पे को, झूठ किसी बोल को रही है सड़क पे पीटीआई, खड़ा करके झूठ पे पूछिए, झूठ बोल रही किसी है को मिला पीटीआई। पैसा? कोई एनालिसिस नहीं जाने है। दें। इनके प्राइम मिनिस्टर को ये भी पता नहीं कि शब बारात गुजर गई, ये बाद में ट्वीट करते हैं। इनको तो ये भी मालूम नहीं कि शब बारात गुजर गई और फ्यूचर को ये डिलीट कर देते हैं। वो जिस तरह धामरा साहब कह रहे हैं, उस चेक के ऊपर बेनजीर, उस चेक के ऊपर इनकम टैक्स, वो आपके जो डाटा है एहसास प्रोग्राम में उसके मुताबिक उसको नाम आपने उसको चेंज करके एहसास प्रोग्राम रख दिया। वो पिछले 3 महीने की पेमेंट है जो हुई थी वो की गई है, झूठ बोलेंगे और उसका चार्ज आप खुद ले रही और हैं। बाकी की वेरिफिकेशन होगी फिर मतलब एक तो ये है कि आप ऊंचा बोलती हैं, दूसरा ये है कि आप झूठ बोलती हैं, और तीसरा ये कि आप बोलती जाती हैं, आप रुकती नहीं हैं, सवाए इसके कि आप रुकती नहीं हैं, किसी को बात नहीं करने देना। भाषण दे रहे हैं और लोगों को देखिए गुमराह साहब, कर I'm रहे sorry, हैं। मिनिस्टर को ये I पता have नहीं to कि say शब before बारात also, गुजर गई। ये बात नहीं करने देंगी, ये नहीं सुनेंगी, इनको स्पेशली इस काम के लिए रखा हुआ है कि ये जाके शोर मचा के तो लोगों को प्रोग्राम खराब करके आ जाए। आए बताइए जो डोनेशंस कोई दे उससे कोई प्राइम मिनिस्टर को तो ये भी पता नहीं उस्मा शब बारात कारदार गुजर गई, साहिबा, मैडम। आपके प्राइम मिनिस्टर को यह भी पता नहीं कि शब प्राइम बारात गुजर गई। शाहीन खालिद भट्ट साहब, आज धामरा साहब, मीटिंग वो खुद सर, चेयर करते मौजूद हैं। मेहमानों को हर मैं चीज इस वक्त उनकी सुपरविजन इस एक जबरदस्त एंटरटेनमेंट पर खिराज हकीकत पेश करते हुए आप लोगों ने वाज़ेह तौर पर बताया कि अल्लाह का शुक्र सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुस्तकबिल किन हाथों में। मैं तो खैर जानता हूँ, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए बस लोगों को बताना मकसूद होता है। शायद कुछ लोगों को मेरे ख्याल है मैसेज कन्वे हुआ होगा। बाकी कौमी यूथ से दरख्वास्त है कि शुरू करें वो मोदी वाली स्टोरी पर आज ट्विटर के ऊपर कोहराम मचाना, मुझे रॉ का एजेंट बनाना, एंटी पाकिस्तान बताना। बिस्मिल्लाह करें नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।